हे गाइस, सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द चार्टर्ड एस्पिरेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं। सो बेसिकली ये चैप्टर में हमको पहले पढ़ना क्या क्या है ये चीज़ देख लेते हैं हम। आप आओगे पेज नंबर 3.2 पे, आपको ये दिख जाएगा। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हमको ये देखना है कि सबसे पहले स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, स्ट्रैटेजिक इंटेंट मतलब इरादा होता है, ठीक है ना। याद रख लेना या लिख लेना ऊपर, अगर आपके पास बुक होंगे तो, बुक नहीं होंगे तो ठीक है, समझ लेना। थर्ड देखने वाले हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, और फोर्थ देखने वाला है स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन। और स्ट्रैटेजिक इंटेंट में हमारे 5 चीज़ें: विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब क्या होता है इसमें, कैसे होता है, क्या सब कुछ है, एग्जाम्पल्स के साथ सब आराम से देखते हैं एक, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आपको इंट्रोडक्शन गिवन है, उसके बाद गिवन है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अब भैया क्या होता है ना, आप जब भी स्ट्रैटेजी बनाते हो ना, आपको प्लानिंग मतलब आप स्ट्रैटेजी बनाना मतलब प्लानिंग से आपको आराम से स्ट्रैटेजी प्लानिंग करके बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने सोचा, आपने बिगड़ सोचा ऐसा कुछ भी स्ट्रैटेजी बना दी कि हाँ भाई कंपनी ऐसा करेगी। आज से हमारी कंपनी में, फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी ने डिसाइड किया कि हम दूसरी कंपनी को एक्वायर करेंगे, तो हमने बिना सोचे समझे हाँ एक्वायर कर दे रहे हैं। हमने पहले कुछ प्लान ही नहीं बनाया कि हम कंपनी को एक्वायर करेंगे तो कंपनी को ऐसे रन करेंगे, वो कंपनी का ऐसे ऐसे कुछ होगा, हमको इतना फ़ायदा होगा वो कंपनी को एक्वायर करने से, या हमारे इतनी कॉस्ट लग रही है तो हमको इतना इतना प्रॉफिट होना ही चाहिए तो हमारा फ़ायदा है। अदरवाइज हमारा कॉस्ट भी अगर नहीं निकल रही है उतनी जितने में हमने उसको एक्वायर किया तो हमारा मतलब नहीं है ना। तो हमने कुछ प्लान नहीं बनाया, हमने कंपनी एक्वायर कर दी तो हमारा बिजनेस लॉस में जा सकता है ना। इसलिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग काफ़ी ज़रूरी है। अब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में क्या क्या होता है वो हम आगे एक देखेंगे। तो यहाँ पे गिवन है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, resources required to attain this objective, and formulation of the policies to govern the acquisitions, use of, disposition of resources। आपको कौन से रिसोर्सेज कहाँ पे लगाने हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, सब चीज़ों के लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। अब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना, वो उसके वक्त में आप जब स्ट्रैटेजी प्लानिंग करते हो तो आपको सब चीज़ें देखना पड़ता है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भैया आगे जाके अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसे की जगह अगर ऐसा हुआ तो, अगर आगे जाके कुछ ऐसे वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन भी आ गए। फॉर एग्जांपल अभी बिजनेसेस के लिए वर्स्ट सिचुएशन आ गए थे कोविड के टाइम में मैक्सिमम जो भी मतलब ऑनलाइन बिजनेसेस थे वो तो चालू ही थे, जो मतलब ऐसे थे हमारे ओल्ड मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस जो हमारे नॉर्मली चल रहे थे, दुकान वगैरह, वो सब तो बंद हो गए थे। तो इसलिए वैसा अगर वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन भी आ जाए तो उस टाइम पे हम कैसे चलेंगे, उस टाइम पे हमारी क्या, हम उस टाइम पे ऐसा क्या करेंगे कि हमारा उतने टाइम के लिए हमारा बिजनेस सर्वाइव कर जाए। भले प्रॉफिट ना मेक करे, प्रॉफिट नहीं बनाए, लेकिन उतने टाइम में हमारा बिजनेस भी सर्वाइव कर ले, तो ऐसा हम क्या करेंगे वो भी हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में देखते हैं। तो नीचे हमारे को वही गिवन है कि डीलिंग विथ अनसर्टेनिटीज फॉर एग्जाम्पल कि नहीं भी आप है ना, अगर वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन अभी हमने देख ही चुके हैं। मतलब थोड़े दिन पहले कोविड वगैरह आए थे, तब तो कोविड वगैरह आ गए थे तो तब एकदम से वर्स्ट सिचुएशन आ गई। तब एक आधा है, अब समझ लो वो तो एग्जाम्पल हो गया कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक आधे बंदे ने स्ट्रैटेजी बनाई कि नहीं यार मेरे को अभी है ना सेल जो है वो ज़्यादा करना है, तो मैं मेरे जो सेल है वो क्रेडिट सेल ज़्यादा करूँगा। क्रेडिट सेल मतलब उधारी पे सेल ज़्यादा करूँगा। तो अगर मैं उधारी पे सेल ज़्यादा करूँगा तो है ना, और मैं पूरा मेरा बिजनेस कैश में चलाऊँगा, तो मैं मेरा बिजनेस पूरा कैश में चलाऊँगा। अब हो गई नोटबंदी, मैं है ना वो ऑनलाइन पे जाऊँगा, मैं सिर्फ कैश में चलाऊँगा। अब वो जब कैश में चलाऊँगा तो आपको प्लानिंग करते रहना ये सोचना चाहिए कि नहीं यार मैं कैश में चलाऊँगा, बट अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है तो मैं इसकी जगह ये भी कर दूंगा। तो आपको उसी तरह से डीलिंग विद अनसर्टेनिटीज करना है। और इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज अगर ऐसे कुछ आ जाती है तो आपके बिजनेस को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर सकती है। अब आपका एक आधा यूनिट है, एसबीयूज वगैरह, मतलब आपका एक यूनिट है, वो यूनिट भी आपको है ना मतलब कई हद तक वो यूनिट या तो आपको गिरा भी सकता है या बचा भी सकता है। तो यहाँ पे वो गिराने वाला मतलब जो यूनिट है, अगर वो यूनिट ही डूब जाता है तो आपका कंपनी की इमेज भी थोड़ी बहुत डाउन आ सकती है, ठीक है ना। वही लिखा है वहाँ पे, द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक यूनिट, दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे लिखा है, एक मिनट, ये देखिए, द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटीज विल डिपेंड ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एसबीयू ऑफ द फॉर्म, है ना। तो उस तरह से आपका जो अनसर्टिनिटीज आती हैं बिजनेस में,
तो वो भी आपके बिजनेस को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करते हैं। तो आप जब स्ट्रैटेजी प्लानिंग करते हो, आपको सब चीज़ें ध्यान में रखनी है कि भैया ऐसा हुआ तो, भैया वैसा हुआ तो, अगर ऐसी चीज़ आती है तो मैं इस तरह से रिएक्ट करूँगा, या अगर वैसी चीज़ आती है तो मैं उस तरह से रिएक्ट करूँगा। आपको जितने डायमेंशंस हो सकते हैं, जितने मतलब उसमें हो सकते हैं डायमेंशंस के, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, आपको सभी चीज़ें उस वक्त ध्यान रखना है, और वो सभी चीज़ें ध्यान रख के आपको है ना स्ट्रैटेजी प्लानिंग करना पड़ता है। ठीक है ना, ये आपको स्ट्रैटेजी प्लानिंग करते टाइम ध्यान रखना पड़ता है। आप जब आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, आप किसी कंपनी में जाओगे, तो आपको वहाँ पे कंपनी में जाने के बाद भी आपको वहाँ पे याद रहना चाहिए कि भैया मैं ये करूँगा। मतलब वो कंपनी में अगर कोई भी सेक्टर की कंपनी है, तो ये कंपनी अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, तो अगर ये चेंज हो जाए, तो अगर वो चेंज हो जाए, तो सब सोच समझ के आपको उनको स्ट्रैटेजी रिकमेंड करना पड़ेगा। क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ऑब्वियसली आपको वो हायर पैकेज देंगे वो स्ट्रैटेजी रिकमेंड करने के लिए। वही चीज़ यहाँ पे गिवन है वो। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना, अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम ऑब्वियसली लेते हैं डिसीजन मेकिंग में, ताकि वो डिसीजन हमारा है ना, मतलब वो डिसीजन जो हम नॉर्मल अगर डिसीजन लेते हैं और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से डिसीजन लेते हैं, तो हमें काफ़ी हेल्पफुल करता है। मैंने शायद से चैप्टर नंबर 1 में भी एक एग्जाम्पल दिया था ये वाला, कि अब दिवाली का सीज़न आ रहा है, तो दिवाली के सीज़न में अब कपड़े की एक आधी दुकान है, फॉर एग्जांपल मैं कपड़े का ले रहा हूँ, कपड़े की एक आधी इंडस्ट्री है, तो वो अगर पहले से अपने क्लोथ्स ज़्यादा बनाना स्टार्ट कर दे, तो उनको दिवाली के टाइम पे उनको शॉर्टेज नहीं आएगा। या दिवाली छोड़ के अगर अपन बोलते कि नहीं भैया एक आधा ऐसा त्यौहार है कोई तो नहीं यार, वो जब उनको पता है कि नहीं यार ये टाइम पे ये चीज़ ज़्यादा चलती है, तो उनको पहले से रेडी रखना चाहिए वो चीज़, ताकि उनको जब वो आए तो ऐसा नहीं हो जाए कि नहीं भैया है ना, आप कहाँ से लाए, कैसा होगा आज, तो चलो ठीक है। तो पर उस टाइम पे आपका कॉम्पिटिटर, जो आपका भी कॉम्पिटिटर होगा, वो आपके कस्टमर भी लेके जाएगा और वो एडवांटेज भी लेगा उस वक्त, वो काफ़ी प्रॉफिट भी अर्न कर लेगा। तो ऐसा रहता है, इसलिए देखते हैं हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग पढ़ते हैं। सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन out of several alternative course for the purpose of accomplishment of the ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब आपके पास में काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहता है। अल्टरनेटिव्स इन द सेंस कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, बट आपको उसमें से सबसे बेस्ट चुनना है जिसमें आपको मैक्सिमम, अगर आपका प्रॉफिट मोटिव है तो आपका प्रॉफिट ओरिएंटेशन पूरा हो जाए, या जो भी आपका कंपनी का गोल है, जो भी आपका कंपनी का मिशन, जो भी आपका कंपनी का गोल्स वगैरह होंगे कि नहीं भाई मेरे को ये करना है, तो वो कंप्लीट करते हैं। अगर आपका कंपनी का प्रॉफिट गोल है कि नहीं हमको प्रॉफिट में, हम नॉट फॉर मेकिंग कंपनी है, हमारा प्रॉफिट है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि नहीं यार जो हमारे कस्टमर है वो खुश होने चाहिए, तो हमारे कस्टमर खुश होने चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है ना, नीचे का देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज एंड ग्लूक, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस encompass the definition of business product to be handled, market to be served, function to be performed, and major policies need for the organization to execute this decision to achieve the strategic objective। वही उनकी डेफिनेशन गिवन है कि नहीं यार आपको जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए आप जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हो, जब भी आप स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हो ना, तब आप स्ट्रैटेजी जो भी हमारा कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स है वो ध्यान रखो, ताकि आपको पता चले कि नहीं यार हमें किस वे में डिसीजन लेने चाहिए, किस वे में हमें आगे के है ना चीज़ें करनी चाहिए, ताकि वो हमारी कंपनी को जो हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल करने में मदद करे। एट द एंड हमारा मोटिव वही है ना, जो भी हमारा गोल होगा कंपनी का, वो गोल ही फुलफिल करने के लिए हम वो पूरी स्ट्रैटेजी वगैरह बना रहे हैं। इसीलिए हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी है ना इसमें हेल्पफुल आ रहा है। अब यह है हमारा द मेजर डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन आर फॉलो। तो मतलब क्या, मतलब यार क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है जब आप स्ट्रैटेजिक डिसीजन करते हो, तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हो आप, तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखती है। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक डिसीजन रिक्वायर टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट। जब भी आपका स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग होगा आपको टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, अब हमारा रिलायंस इंडस्ट्री है, तो रिलायंस इंडस्ट्री में उनके है ना मतलब हेड में आते हैं सीईओ वगैरह, उनके सीईओ है मुकेश जी अंबानी। तो अब उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा ना जब हमारे स्ट्रैटेजिक, जब हम डिसीजंस लेंगे, तो उसी तरह से है ना स्ट्रैटेजिक इन्वॉल्व डिसीजन रिक्वायर टॉप मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक डिसीजन इन्वॉल्व थिंकिंग इन टोटलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेंस प्रॉब्लम कॉलिंग फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, ताकि उनको पता रहता है कि नहीं यार क्या करेंगे। टॉप मैनेजमेंट तो वही नहीं आते, सीईओ ही नहीं आते, बाकी भी जो टॉप मैनेजमेंट के बंदे रहते हैं, डायरेक्टर्स वगैरह रहते हैं, तो उन लोगों को इन्वॉल्वमेंट रहता है, सीएफओज वगैरह रहते हैं, सीएज वगैरह भी रहते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है जब हम स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बनाते हैं तब। ठीक है ना, स्ट्रैटेजिक डिसीजन इन्वॉल्व कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज।
अब कोई भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन आप जब बना रहे हो तो वो ऐसा नहीं है कि आपने, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोच लेता हूँ कि नहीं यार कंपनी एक आधी कंपनी है, उन्होंने सोचा कि नहीं यार हम दूसरी कंपनी को एक्वायर करेंगे। अब दूसरी कंपनी को एक्वायर करने के लिए ऑब्वियस सी बात है वो छोटी अमाउंट नहीं जाने वाली, उसमें ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व रहेगा, उसमें काफ़ी बड़ा पैसा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, आपका काफ़ी पैसा उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, इसलिए आपको काफ़ी सोच समझ के करना पड़ेगा वो। वही यहाँ पे गिवन है, allocation of huge fund and assignment of large number of employees। ठीक है, strategic decision to launch a project by firm require allocation of huge fund and assignment of large number of employees। उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा और आपके काफ़ी एम्प्लॉय वगैरह का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ठीक है ना, वही नीचे का देखते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन नेसेसिटेट कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर इन द फर्म एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब क्या, मतलब भैया अगर आपने समझ लो स्ट्रैटेजिक, हम जब भी डिसीजन करते हैं तो हमें एक्सटर्नल फर्म का भी ध्यान रखना चाहिए, एक्सटर्नल जो भी इन्वायरमेंट रहता है हमारा उसका भी ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक आधे हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हैं तो उस वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट हमारी क्या क्या सोच सकती है। फॉर एग्जांपल हमारी अभी करंटली बीजेपी की गवर्नमेंट है तो नहीं यार ये है ना ऐसा ऐसा सोच सकते हैं, तो हमें एक्सटर्नल फैक्टर गवर्नमेंट का हो गया, हमारे गवर्नमेंट की तरफ ध्यान रखें। ये अभी है ना हमारा वर्ल्ड, मतलब जैसे कि अभी एक्सटर्नल फैक्टर में देख लिए तो है ना, अब वर्ल्ड में समझ लो ट्रेड वॉर चल रहा है और हम सोच रहे कि हम ट्रेड वॉर चल रहा है और हमारी कंट्री से कोई इंपोर्ट करना नहीं चाहता, और हम सोच रहे कोई इंपोर्ट करना नहीं चाहता तो, और हम सोच रहे कि नहीं भाई हम एक्सपोर्ट करेंगे, काफ़ी एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा मतलब वो हम एक्सटर्नल फैक्टर को देखना चाहिए कि नहीं यार आज से 2 साल बाद ये सिचुएशन ठीक हो सकती है। 2 साल बाद अगर मैं ये सोचूंगा तो सही रहेगा, बट फिलहाल ये सही है क्या, तो आंसर इज नो। इसलिए फिर आपको वो हिसाब से देखना पड़ेगा। Strategic decisions are likely to have a significant impact on long-term prosperity of the firm। या तो डुबाएगा या बनाएगा, सिंपल सी बात है। या तो आपको डुबा भी सकता है या बना भी सकता है, क्योंकि उसमें काफ़ी आपका ह्यूज, हमने अभी ऊपर देखा कि नहीं यार आपका ह्यूज फंड भी ह्यूज, आपके बहुत सारा पैसा भी इन्वॉल्व है और आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी काफ़ी इन्वॉल्व है उसमें। इसलिए या तो वो आपको बनाएगा या बिगाड़ेगा। ठीक है ना। और स्ट्रैटेजिक डिसीजन आर फ्यूचर ओरिएंटेड। आप कोई भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन जब लेते हो तो वो फ्यूचर ओरिएंटेड, आप आगे का देख के बनाते हो कि नहीं यार मैं ऐसा ऐसा करूँगा, मैं ये चीज़ लाऊंगा, मैं ये कंपनी से एक्वायर करूँगा, मैं ये कंपनी को मर्ज कर लूँगा, मैं ये कंपनी से ऐसा करूँगा, या मैं मेरी खुद की कंपनी भी ये डिसीजन लूँगा। ये रहता है आपका स्ट्रैटेजिक डिसीजन आर फ्यूचर ओरिएंटेड। वो फ्यूचर को देख के, आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके आप सोचते हो कि मैं ये चीज़ें करूँगा। Strategic decisions usually have a major multifunctional and multi-business consequences as they involve organization it totally, they affect different sections of the organization with varying degree। मतलब वो काफ़ी आपके बिजनेस को टोटली में काफ़ी अफेक्ट करता है जो भी आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हो वो। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट मतलब इरादा, कि हमारा इरादा क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक इंटेंट रेफर टू द पर्पस ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजर स्ट्राइव्स फॉर। सीनियर मैनेजमेंट मस्ट डिफाइन व्हाट दे वांट टू डू, व्हाई दे वांट टू डू, व्हाई दे वांट टू डू, और नीचे दिखा है व्हाई दे वांट टू डू रिप्रेजेंट स्ट्रेटेजिक इंटेंट ऑफ द फर्म। ठीक है ना। व्हाट दे वांट टू डू, हम क्या करना चाहते हैं और हम क्यों करना चाहते हैं, ये दो चीज़ें उनको बताना ही चाहिए। मतलब टॉप मैनेजमेंट ने, जो हमारा सीनियर मैनेजमेंट है, उन्होंने अगर ये चीज़ बता दी तो फिर हम आगे जाके वो चीज़ हमें स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में या स्ट्रेटेजी में फॉर्मुलेट करने में, इम्प्लीमेंट करने में हेल्पफुल रहेगा। अगर यही चीज़ नहीं बताते तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है मे बी हमारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन में और जो भी हमारा सीनियर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसमें, तो इसलिए उन्होंने बता देना चाहिए। सही भी है ना यार। अब आप सिंपल सी बात एक बताओ मेरे को, कोई भी कंपनी है, ठीक है ना, अगर वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स कोई अलग है, हम उसके लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो अलग है। अब एक आधे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अब वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं भैया हम है ना ताकत से उसके वो हम उसके लिए हम जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का उन्होंने हमको अपॉइंट किया, हम गए, हम जाने के बाद नहीं भैया उनको बोला कि उन्होंने बोला कि भैया हमको प्लानिंग बना दो, हमको पता ही नहीं उनका इरादा क्या, हम कुछ भी नहीं पता उनके बारे में, हमने सीधा बोल दिया आप है ना भैया इतना इतना चार्ज हो रहा है, ऐसा ऐसा करो, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। बाद में वो बोलते हैं हमारा प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है, हमारा मोटिव ही है। जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा। तो वही वहाँ पे गिवन है वो चीज़, मैं वापस दिखा देता आपको कि वाई दे वॉन्ट टू डू
और व्हाट दे वांट टू डू, उनका क्या इरादा है, वो क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, वो चीज़ उन्होंने डिफाइन कर देना चाहिए, ठीक है ना। और क्या करना चाहिए वही उनको स्ट्रैटेजिक इंटेंट बोलते हैं। अब स्ट्रैटेजिक इंटेंट के हमारे 5 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 5। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन, मिशन एंड विजन। विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ऐसे आप याद रख सकते हो। वो याद तो मैं आपको मेरी रिवीजन वीडियो में मैं पूरा ट्राई करूँगा आपको रिवीजन पूरा मतलब याद करवा दो, ठीक है ना। अब ये चीज़ है, तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट मतलब स्ट्रेटेजी हमारा इरादा क्या आएगा, ये पांच चीज़ आपको बाय हार्ट याद कर लेनी, क्योंकि होगा क्या एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे। ये 5 है, इन 5 में से कोई भी 3 चीज़ें देंगे आपको और एक चीज़ कोई तो भी एक्स्ट्रा की डाल देंगे और फिर आपको बोलेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक इंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा पूछेंगे। तो आपको फिर उस टाइम पे याद आना चाहिए कि नहीं यार क्या होगा। ऊपर 2-3 लाइन के पहले स्टोरी देंगे, 2-3 लाइन की स्टोरी देंगे, नीचे फिर बाद में आपको है ना पूछेंगे है ना, बाद में लास्ट लाइन में ऐसा लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक इंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये 5 में से आपको 3 गिवन रहेंगे, वहाँ पे एक दूसरा कोई तो नाम गिवन होगा, या ये 5 में से एक नाम गिवन होगा और 3 दूसरे नाम गिवन होंगे। तो आपको तब करते आना चाहिए कि यार कौन सा है इसमें से, ठीक है ना। अब ये देखते हैं एक एक क्या है तो इसमें से। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बढ़िया समझा देता हूँ, ये आपको इमेज आई थिंक सबको क्लियर होंगी बढ़िया। अरे यार मत हिल जाओ। ठीक है। अब सबसे पहले हम पॉइंट ए पे हैं, एक मिनट पे पेन भी ले लेता हूँ। अभी हम यहाँ पे पॉइंट ए पे हैं और हम लोग जाना चाहते हैं यहाँ पे पॉइंट बी पे। ये रहा हमारा पॉइंट यहाँ पे बी। हम पॉइंट ए पे हैं और हम लोग जाना चाहते हैं पॉइंट बी पे। तो ये जो हम पॉइंट ए से यहाँ पे हम पॉइंट ए से लेके पॉइंट, ये नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, अब आ जाएगा। हम पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जो जाना चाहते हैं ना, उसी को पॉइंट ए पे जब हैं तो उसको बोलते हैं मिशन। पॉइंट बी पे हम जहाँ पे जाना चाहते हैं उसको बोलते हैं विजन, ठीक है। पॉइंट ए मिशन, मिशन मतलब क्या होता है हमारा, कि हमारी कंपनी क्या है, वाई, व्हाट और वाई। जो आपके क्वेश्चन को व्हाट और वाई को आंसर दे उसको बोलते हैं हम कि नहीं भैया, उसको हम लोग बोलते हैं मिशन ऑफ द कंपनी। और विजन मतलब हम कहाँ पे जाना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल लेता है कि नहीं भाई एक आधी कंपनी है, वो कंपनी आज से 10 साल बाद ये चाहती है कि वो इस मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी इस मार्केट में, इन द सेंस बोल देंगे उनके स्टेट में, उनके पूरे मतलब वॉट एवर उनका स्टेट होगा, जो भी उनका स्टेट होगा वो स्टेट में सबसे बड़ी कंपनी वो खुद हो। तो वो हो गया उनका विजन 10 साल के बाद। अब वो है ना, वो आज क्या है, आगे क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या है, वो उनको मिशन। अब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, तो गोल्स मतलब क्या कि आप जो विजन और आपके कंपनी का मिशन अचीव करने के लिए आप जो एक स्टेप रखते हो ना, उसको बोलते हैं हम लोग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल तो दिए यहाँ पे गिवन है आपका। कंपनी का गोल है फॉर एग्जांपल इंक्रीज रेवेन्यू बाय 10% एंड डिक्रीज वेस्ट रिडक्शन बाय 5%। ये हमारा गोल है कि नहीं, हमारा रेवेन्यू जो है वो 10% से बढ़ जाए और हमारा जो वेस्टेज है वो 5% से कम हो जाए, ताकि हमारी कंपनी अच्छी ग्रो कर लेंगे। तो वो गोल्स को अचीव करने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि नहीं भाई हमें 5 कस्टमर ऐड कर दें, ऐड 5 न्यू कस्टमर एंड रिटेन एटलीस्ट 2 कस्टमर। और हमारे जो 2 कस्टमर जो हमारे यहाँ पे आके गए उनमें से 2 कस्टमर तो हमको एटलीस्ट रिटेन करना ही है, ठीक है। मिनिमम 2 रिटेन करना है, उसके ज़्यादा भी हो तो ठीक है। और सेकंड हमको है कि ऑप्टिमाइज द प्रोसेस और आउटसोर्स सम प्रोसेस। आउटसोर्स मतलब कि यार हम किसी बाहर वाले किसी तो भी दूसरे ना बंदे से वो चीज़ हम करवा के ले रहे हैं, तो अगर हमें आउटसोर्स करने में फ़ायदा होगा ऑब्वियसली हम आउटसोर्स ही करेंगे। कॉस्ट देखते हैं हम कि कॉस्ट कम गिरती है क्या। वही है गोल्स है हमारा ऑब्जेक्टिव, यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। यही हो गया हमारा मिशन ए। हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना चाहते हैं, तो ये हमारा मिशन है, वो हम जहाँ पे जाना चाहते हैं विजन है। और वेयर और हम जैसे चल रहे हैं उसको हम कैसे कैसे करेंगे अचीव, उसको बोलते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब आप भी सीए बनना चाहते हो, ठीक है ना, आपका सीए बनना विजन है, नहीं भाई मेरे को सीए फाइनल बनना है, विजन हो गया। आप है ना अभी एक चीज़ करते जाते हो, वो आपका मिशन हो गया। पहले इंटरमीडिएट हो गया, उसके बाद में आपका फाइनल होगा। आपने पहले ग्रेजुएशन या फाउंडेशन या सीपीटी वॉट और आपने जो भी दिया होगा वो आपका मिशन हो, वो आपका है ना मतलब एक आप चीज़ जो करते हो वो मिशन हो गया। उसके बाद में आप धीरे धीरे आपके ऑब्जेक्टिव्स गोल सेट करते हो कि नहीं यार मैं आज मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा,
ठीक है ना। वही है आपका कि मिशन, विजन और ना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। बाकी हम नीचे एक 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 करके देखेंगे, जब पढ़ेंगे उसको तब भी हम लोग उसको देख लेंगे कि नहीं भाई ये क्या बोलना चाहता है। तो आपको वो जब रीडिंग करोगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये आपको क्लियर नहीं हुआ ढंग से, आपको तब क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं हम ये। तो ये गिवन है हमको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन। मैंने बाजारा भी नहीं बताया, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं हम विजन। विजन मतलब हमने अभी देख लिया कि हम कहाँ जाना चाहते हैं 5 से 10 साल के बाद, मतलब 5-10 जो भी वॉट एवर में भी उतने साल बाद हम कहाँ जाना चाहते हैं। सबसे पहले विजन देखते हैं। विजन इम्प्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनी फ्यूचर पोजीशन। इट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन want to land, ठीक है ना। इट डिपिक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशनल एस्पिरेशंस एंड प्रोवाइड अ ग्लिम्स of what the organization would like to become in future। नहीं भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाना चाहती है आज से 5 या 10 साल बाद, या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्टैंड करना चाहती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे जाके क्या करना चाहती है, उसको बोलते हैं हम लोग कंपनी का विजन, ठीक है ना। अब मिशन क्या होता है, विजन अभी भी आपको अगर नहीं समझा होगा तो विजन मैं आपको आगे जाके क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। विजन आपको एक जगह और पढ़ना है आगे, विजन भी आगे पढ़ना है, मिशन भी आगे पढ़ना है ना। मतलब अगर आपको अभी भी नहीं समझा होगा तो ऑब्वियसली टेंशन मतलब आगे बता दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिशन, ठीक है ना। अब मिशन मैंने आपको बता दिया, ये रहा ऊपर मिशन मैंने ये बता दिया कि व्हाट और व्हाई, ये दो क्वेश्चन को जो आंसर देता है हम क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं और हम क्यों करना चाहते हैं। क्यों मतलब वाई हो गया और व्हाट मतलब क्या हो गया। तो हम क्या करना चाहते हैं वो हो गया हमारा मिशन, ठीक है ना। मिशन देखते हैं। मिशन delineates the firm business, its goal and way to reach the goal। way to reach the goal कि हम वो गोल्स को कैसे रीच करेंगे। A mission statement helps to identify what business the firm undertakes, ठीक है ना। हम क्या बिजनेस कर रहे हैं। It define the present capabilities, activities, प्रेजेंट बोला है वहाँ पे, ठीक है ना। ये चीज़ आप मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ प्रेजेंट को, मतलब आपको आगे जाके वो चीज़ याद भी रहेंगी। प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, एक्टिविटीज एंड कस्टमर फोकस एंड रोल इन सोसाइटी। नेक्स्ट हमारा आता है बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल, ठीक है ना। अब बिजनेस डेफिनेशन मतलब क्या होता है भैया और बिजनेस मॉडल मतलब क्या होता है। तो बिजनेस डेफिनेशन मतलब कि नहीं यार हम कौन से कस्टमर पे ध्यान रखते हैं, हम कस्टमर, हमारे कस्टमर क्या चाहते हैं, हम कौन से कस्टमर पे फोकस कर, हम हमारे कस्टमर क्या चाहते हैं, हम कौन से मार्केट पे फोकस कर रहे हैं, हम कौन से टेक्नोलॉजीज वगैरह अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई हम ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, या हम किस तरह से क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे कस्टमर की नीड है, हम वो सब चीज़ें जो रहती है वो आती है आपके बिजनेस डेफिनेशन में। पढ़ते बाद में एक बार वापस से बता दूंगा। इट सीक्स टू एक्सप्लेन द बिजनेस अंडरटेकन by the firm with respect to customer need, target market and alternative technology। With the help of business definition one can ascertain the strategic business choices। मतलब ये भी है हमारे पास वो भी है, तो दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना ये हमारा हो गया नहीं भैया बिजनेस डेफिनेशन। नहीं यार हम हमारे पास काफ़ी अल्टरनेटिव रहते हैं बिजनेस, हम जब भी बिजनेस करते हैं हमारे पास काफ़ी डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव अवेलेबल रहते हैं। तो हम कब क्या करना वो सब हमारे आ जाता है बिजनेस डेफिनेशन में, ठीक है ना। और ये बिजनेस डेफिनेशन हम कंपनी का जो भी हमारा विजन होगा, जो भी कंपनी का मिशन होगा या जो भी कंपनी का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसको देखकर हम ये चीज़ देखते हैं कि नहीं यार हमारा अगर ये ऑब्जेक्टिव तो हम ये चीज़ लेंगे, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट आता है बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल मतलब क्या होता है, तो बिजनेस मॉडल होता है हमारा कि नहीं यार हम हमारा जो कस्टमर बेस हमारा जो है, तो हमारा कस्टमर कौन से रहेंगे तो हमने पहले देख लिया प्रो कस्टमर का है ना। अब कस्टमर ये देख लिया हमने क्या बोलते कस्टमर की नीड ही है, लेकिन वो कस्टमर की नीड का हमारा कस्टमर बेस कौन सा होगा। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, अब आप बताइए कि जो है ना एप्पल के यूज़र्स है, सभी iOS के यूज़र्स है, वो प्रीमियम सेक्टर के बंदे हैं। आज नॉर्मली मतलब है ना हमारे यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास जो है, लोअर मिडिल क्लास है लोअर क्लास, वो नॉर्मली एप्पल जो कंपनी है उनके प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। मिडिल क्लास लोग तो भी कर लेते हैं बट लोअर क्लास लोग है मतलब जो है ना जिनकी इनकम कम है, लोअर क्लास इन द सेंस जिनकी इनकम कम है, या जो भी है ना लोअर मिडिल क्लास है जिनके पास है ना मतलब थोड़ी बहुत ही इनकम है, ज़्यादा इनकम नहीं है, तो वो लोग है ना ऑब्वियसली एप्पल के प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते इतने। तो वही हमारा गिवन है कि बिजनेस मॉडल में हमारा कस्टमर बेस कौन सा होगा,
उनके फाइनेंशियल डिटेल्स हम लोग देखते हैं, नहीं यार भैया फाइनेंशियली वो कैसे है, हमारे कस्टमर्स का कैसा है। अगर हम लोग, अब आप बताइए, एक आधा गाँव है, वो गांव में अगर आप मर्सिडीज का, छोटा सा गांव है मतलब काफ़ी, उनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है, तो वहाँ की अगर पॉपुलेशन कम है और वहाँ पे जाके अगर आप मर्सिडीज का शोरूम लगा लोगे, वहाँ पे सेल कैसे होंगी यार। और वही आप मर्सिडीज का शोरूम आप बॉम्बे में लगा दीजिए, यहाँ पे मुंबई में लगा दीजिए, मुंबई में ऑब्वियसली वहाँ पे सेल मतलब सेल होंगी ना, पर वहाँ पे है ना होने के चांसेस काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। इसलिए फिर वही गिवन है कि आपको है ना आपका कस्टमर बेस, फाइनेंशियल डिटेल, वो सब देखते हैं हम। बिजनेस मॉडल एज द नेम implies is the strategy for the effective operation of the business. Ascertain the sources of income, desired customer base, and financial detail. A rival firm operating in the same industry rely on the different business model due to strategic choices. अब ऐसा हो सकता है कि नहीं यार हमारी जो राइवल फर्म है, जो भी हमारे कॉम्पिटिटर फर्म है, या फिर जो भी हमारे एक हम है ना वो मार्केट में और एक दूसरी फॉर्म मार्केट में, तो वो दूसरी फॉर्म जो हमारे मार्केट में है वो फॉर्म ऐसा उन फॉर्म का बिजनेस मॉडल अलग हो सकता है और हमारा बिजनेस मॉडल अलग हो सकता है। रीज़न इसका सिंपल से स्वीट है कि हमारा विजन मिशन डिफरेंट हो सकता है, उनका विजन मिशन डिफरेंट हो सकता है। हम भले एक ही मार्केट में है, बट हमारा विजन मिशन डिफरेंट हो सकता है, इस वजह से हमारा बिजनेस मॉडल भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ना। अब देखते हैं हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव वापस से मैं वही डायग्राम पे आपको लेके जाऊंगा। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव यही, आपको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव लिए दो चीज़ आप पढ़ लोगे। जो गोल्स लिखा है इंक्रीज रेवेन्यू बाय, और ऑब्जेक्टिव दिया है ऐड 5% न्यू कस्टमर, तो वो ऐड 5 न्यू कस्टमर। तो उसी तरह से आपको वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। आप पढ़ते गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में लिखा गया है दिस आर द बेस ऑफ मेजरमेंट, गोल्स आर द एंड रिजल्ट। ठीक है, गोल्स एंड रिजल्ट हमने देख लिया कि हमारा एंड रिजल्ट क्या था तब, दैट द ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू अचीव। On the other hand, objective are time-based, measurable target, which help in accomplish the goals. हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और फुलफिल करते हैं। हम सोचते हैं कि यार 8 घंटे पढ़ेंगे, अब 8 घंटे में क्या पढ़ेंगे, फिर 1.5 घंटा में 1 घंटा में एसएम पढ़ लूँगा। 1 घंटा एसएम पढ़ने के बाद क्या करूँगा, मैं आधा घंटा एसएम का रिवीजन कर लूँगा। आधा घंटा एसएम का रिवीजन करने के बाद मैं है ना वो सभी एक बार आईसीएम मॉड्यूल देख लेंगे, उसके पीछे के क्वेश्चंस देख लूँगा। वो सब मतलब हम बनाते हैं कि यार एसएम पढ़ने के बाद मैं एक काम करूँगा, एक थ्योरी सब्जेक्ट लिया, एक प्रैक्टिकल लूँगा, एफएम लूँगा। उसका मतलब इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। वो हो गया। ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्टिव आर टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट विच हेल्प इन द अकम्प्लिश ऑफ गोल। दिस आर द एंड रिजल्ट which are to be attained with the help of the overall plan over a particular period. However, in the practice, no distinction is made between the goals and objective and both the term are used interchangeably. मतलब नॉर्मली क्या होता है, ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं प्रैक्टिस में, तो इसलिए फिर ठीक है वो नॉर्मली इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी इंटरचेंजेबली यूज़ किया। तो विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, ये चारों चीज़ें हमने पढ़ ली है। एक बार की पढ़ ली है, नहीं समझोगे तो ठीक है, आगे जाके वापस आने वाली है। देखो आ भी गया विजन, तो आ रही है वापस आ रही है, ऐसे नहीं भी समझोगे। बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन नहीं समझोगे तो वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव आपके पूरे वापस आने वाले हैं। विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन द फिलोसॉफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट द गोल एंड ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट द रिजल्ट टू बी अचीव इन द मल्टीपल एरिया ऑफ द बिजनेस। देखते हैं विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, ये देखते हैं। तो विजन मैंने बता दिया कि हमारी कंपनी कहाँ जाना चाहती है भैया, आज से 5-10 सालों बाद यहाँ पे जाना चाहती है, वहाँ पे जाना चाहती है। अब आपको ये चैप्टर पढ़ते टाइम क्या होगा पता है क्या, ये चैप्टर पढ़ते हैं आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या 3-4 चीज़ें बता रहे हैं, विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल। तो आपने क्या करना पता है क्या, इसके बाद मेरे क्वेश्चंस की सीरीज़ आने वाली है, मतलब जस्ट मेरे जैसे चैप्टर अपलोड हो जाते मैं क्वेश्चन की सीरीज़ डाल दूंगा, आपने वो क्वेश्चंस देख लेना। तो वो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि थर्ड चैप्टर के आपके ज़्यादा मतलब एग्जाम में यही चीज़ें आती है, आपके एग्जाम में इसके बाहर आता भी नहीं, क्योंकि आईसीएम मॉड्यूल के बाद एग्जाम आता भी नहीं। आपने एग्जाम के पास्ट क्वेश्चन भी मैं जितने मेरे से होते उतने मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना कि यार आपको क्वेश्चंस देखोगे ना, आपको आइडिया आ जाएगा कि यार इस चैप्टर से कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि आपको ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, ऐसे विजन ये है, मिशन ये है, ऐसा वैसा, और उसके बाद में अभी आगे जाके कुछ पॉइंट्स आएंगे, तो वो पॉइंट्स पे आपको वो पॉइंट्स थोड़े बहुत वो पॉइंट्स लर्न करने पड़ेंगे। तो वो पॉइंट्स आपको रिवीजन वीडियो से लर्न हो जाएंगे। आप उतने पॉइंट्स लर्न कर लो, बाकी चीज़ें समझ के चले जाओ कि ये आता है, ये होता है, वो होता है। आपको एक आधी कंपनी दे देंगे, ये कंपनी का विजन बताओ, ये कंपनी का मिशन बताओ, ऐसा पूछ ले एग्जाम में। तो आपको विजन ऐसे याद रहना चाहिए कि नहीं यार ये विजन जो होगा कंपनी का वो 10 साल बाद होगा। अगर वहाँ पे आगे लिखा है कि नहीं सेक्शन 8 कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट बनाना ऐसा मत लिख के आ जाना। तो वही आपको ध्यान रखना है कि विजन ये होता है, मिशन ये होता है,
गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होता है, तो यही एग्जाम में आना है। और थर्ड चैप्टर में यही है, मतलब थर्ड चैप्टर में ऐसा नहीं है कि आपको कोई नई टर्म्स पढ़ने को मिल जाएगी, आगे जाके कुछ 3 या 4 क्वेश्चन में पॉइंट्स है, तो वो पॉइंट्स आपको लर्न हो जाएंगे और पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए टेंशन मत लेना कि थर्ड चैप्टर भैया आज मतलब समझ आया नहीं मेरे को, या आप बोलोगे कि भैया थर्ड चैप्टर आपने अच्छे से नहीं समझाया, या कमेंट सेक्शन में एक आधे लिखेंगे नहीं यार आपने अच्छा नहीं बताया भैया, थर्ड चैप्टर है ही इतना, मैं क्या कर दूँ यार, वो मेरे हाथ में है ही नहीं, आईसीआई ने बनाया ऐसा चैप्टर है और वो चैप्टर है भी उतना ही, तो डोंट वरी, हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे जाके क्वेश्चंस भी हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे ये चैप्टर, तो डोंट वरी। देखते अब ये स्ट्रैटेजिक विजन देख लेते हैं, हम विजन पे थे, आगे जाके क्या करना है। विजन मतलब क्या कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद हम कंपनी को कहाँ पे देखते हैं, वो होता है हमारा स्ट्रैटेजिक विजन। अब देखते हैं, स्ट्रैटेजिक विजन इज अ रोड मैप ऑफ अ कंपनीज फ्यूचर, प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिक about the technology and customer focus, the geographical and product market to be pursued, the capability it plans to develop, and the kind of the companies that management is trying to create। मतलब हम हमारी कंपनी को किस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं आगे 10 या 15 साल में आने में, 10 या 15 साल में, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक विजन, ठीक है ना। अब 3 एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक विजन, स्ट्रेटेजिक विजन के हमारे 3 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स है भैया? 3 एलिमेंट्स है सब। फर्स्ट, कमिंग अप विद द मिशन स्टेटमेंट दैट डिफाइन व्हाट बिजनेस द कंपनी इज प्रेजेंटली इन, कन्वे द इसेंस ऑफ हु वी आर एंड वेयर वी आर नाउ। कि नहीं यार, हमारा सबसे पहले मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए, हम कहाँ हैं और हम कहाँ हैं, हम कौन है और हम कहाँ हैं, ठीक है ना। हम कौन है और हम कहाँ हैं अभी, ये चीज़ आपको मिशन स्टेटमेंट में पता चल जाती है। आपका मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। सेकेंड टिक होना चाहिए आपका, यूजिंग अ मिशन स्टेटमेंट डिसाइडिंग ऑन द लॉन्ग टर्म कोर्स, मेकिंग चॉइसेस अबाउट वेयर आर वी गोइंग। हमें ये हमारा मिशन स्टेटमेंट तो है। अब मिशन स्टेटमेंट को देखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं। आप वो डायग्राम को, मैंने जो आपको डायग्राम दिखाई नहीं, तो वो ऊपर चढ़ता हुआ बंदा था, वो है ना, सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ बंदा, वो वाली डायग्राम को याद करो, आपको ये चीज़ें समझ जाएंगी। वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। और थर्ड, कम्युनिकेटिंग द स्ट्रेटेजिक विजन इन क्लियर एक्साइटिंग टर्म दैट वुड अकोर्स ऑर्गेनाइजर वाइड कमिटमेंट। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं, मतलब क्या, बाद में एक एग्जांपल लेते हैं, बाद में ये चीज़ वापस से मैं आपको समझाऊंगा। थर्ड वाला पॉइंट, एक आधी ऑर्गेनाइजेशन, इनका ऑब्जेक्टिव है कि यार हमको गुड्स जो है वो काफ़ी चीपर रेट पे देना है मार्केट में, चीपर रेट इन द सेंस काफ़ी कम रेट पे देना है। लेकिन उनके एम्प्लॉयज़ को ये बात पता ही नहीं, उनके एम्प्लॉयज़ क्या सोच रहे हैं कि नहीं मैम मैं अच्छा माल, मतलब एकदम बढ़िया गुड्स बनाऊंगा, ये एकदम A1 क्वालिटी का, मतलब इससे बढ़िया गुड्स आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा, कॉस्ट लगने दो जितनी लग रही है। बात फिर वो आप बताओ कि यार वो कॉस्ट अगर ज़्यादा लग रही है तो आप चीपर गुड्स का मतलब नहीं है ना। उसी तरह से है कि कम्युनिकेटिंग, अगर आपने स्ट्रेटेजिक विजन, जो हमारा कंपनी का विजन है कि यार आज से 10 साल बाद हमारी कंपनी में आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद सबसे लो कॉस्ट जो आएंगे वो हमारी कंपनी की आनी चाहिए पूरे मार्केट में, ताकि हमारी सेल्स सबसे ज़्यादा हो। ये हमारा स्ट्रैटेजिक जो हमारे है ना CEO लोग हैं उनकी विचार है, पर उन्होंने ये स्ट्रैटेजिक जो हमारा कंपनी का विजन है वो विजन बताया ही नहीं बाकी सब लोगों को, उनके खुद के मन में ही है कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। तो मतलब नहीं है ना वो चीज़ को, उनको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा ना वो चीज़ की, हाँ यार हमको ये चीज़ें करनी है। वही वहाँ पे गिवा है, कम्युनिकेटिंग द स्ट्रैटेजिक विजन इन क्लियर एक्साइटिंग टर्म दैट विल अरोज ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट, ठीक है ना। अब स्ट्रैटेजी, अब जो विजन है, विजन अगर आपको अभी तक भी नहीं समझा तो वो आगे जाके 10-15 साल में क्या करना है वो गिवन है। अब यहाँ पे आपको एक विजन गिवन है आईसीआई का, काफ़ी यहाँ पे आपको एग्जांपल्स गिवन है, ये मतलब एग्जांपल्स है, ठीक है ना। आईसीआई है, रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा है, उसके बाद में इन्फोसिस है, HCL है, नेस्ले है। उसमें से एक आईसीआई का मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आया, तो आप अगर हो तो आईसीआई का एग्जाम्पल लिख के आना। अगर आपको आईसीआई का एग्जाम्पल याद नहीं आता है, विजन आपको लिखने को आया, तो आप एक काम करना कि है ना एक्स करके लिखना, सपोज कंपनी एक्स करके लिख लेना, और आपको है ना वहाँ पे कंपनी एक्स है विजन ऐसा करके लिख लेना, या रिलायंस इंडस्ट्री का कोई भी एक विजन आपको जो भी याद आए उस वक्त में वो विजन लिख लेना, ठीक है ना। अब देखते हैं आईसीआई का विजन क्या है, हमारे आईसीआई का, ठीक है ना। आईसीआई मतलब तो वही आपकी फेवरेट, वर्ल्ड्स बिकम, आईसीआई का विजन हमारा, वर्ल्ड्स बिकम लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी, अ रेगुलेटर and developer of trusted and independent professional with world-class competency in accounting, assurance, taxation, finance and business advisory services।
हमको आगे जाके ये चीज़ें करना है 10 साल में, 10-15 साल में, ऐसा ऐसा की इच्छा है, ठीक है ना, इच्छा है, देखते हैं। चलो अब तो यही विजन आपका हो गया। अब इसेंशियल ऑफ स्ट्रैटेजिक विजन, स्ट्रैटेजिक विजन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसेंशियल्स क्या है। सबसे पहले द इंटरप्रेन्योरियल challenge in developing a strategic vision is to think creatively about how to prepare a company for future। यार कंपनी में अगर कोई चीज़ जो हमने सोची है वैसा अगर नहीं होता है तो उन्होंने प्रिपेयर रहना चाहिए कि वो कैसे करेंगे। फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन इज एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है, मुकेश अंबानी जी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल कौन सा, मुकेश अंबानी जी। वो हमारे उनको सोचना चाहिए कि यार हम ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी बनेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप देख लो, हालांकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन होगा तो ऑब्वियसली मैं जब मेरी सीरीज लगाऊंगा तब मैं आपको जो क्वेश्चन आर की मेरी सीरीज लगाएंगे, क्वेश्चन आर की सीरीज में बता दूंगा आपको कि ये इंपॉर्टेंट है ऐसा। तो वो आपको क्वेश्चन आर की सीरीज ज़्यादा हेल्पफुल करेंगी, आप अभी समझ लो सिर्फ। अ वेल articulated strategic vision creates enthusiasm among the member of the organization। ठीक है ना, क्या गिवन है वो वापस से पढ़, एक मिनट जस्ट, कहाँ पे गया, ये रहा। इंथुसियाज्म अमंग द मेंबर, इंथुसियाज्म मतलब क्या होता है कि मेंबर्स जो रहते हैं हमारा, आपको एक चीज़ तो आपने नॉर्मली अभी तक पढ़ी ली होंगी कि हमारी कंपनीज जो रहती है बड़ी बड़ी, वहाँ पे मेंबर्स अलग रहते हैं और हमारा मैनेजमेंट अलग रहता है। वहाँ पे जो मेंबर रहता है उनके मन में इंथुसियाज्म क्रिएट करना है, मतलब उत्साह क्रिएट करना है। अगर हमारा विजन क्लियर है कि नहीं भाई हमको यही करना है तो वो विजन बता भी देते हैं। नॉर्मली आपको बताऊँगा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसके नीचे। द बेस्ट worded vision statement clearly illuminate the direction in which the organization headed। अगर हमने विजन क्लियरली हमने बता दिया कि हमको ये चीज़ करना है, हमारा आगे जाके हमारे इम्प्लॉयज़ वगैरह वो सब लोग वही डायरेक्शन में काम करते हैं कि नहीं यार हमको ये विजन, हमारा जो भी ये विजन है हमको ये विजन है ना फुलफिल करना है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एक कंपनी है, आप सभी जानते भी होंगे, मोस्टली जानते ही होंगे, टेस्ला। तो टेस्ला कंपनी का विजन और मिशन ये दोनों आपको गिवन है टेस्ला कंपनी का। तो टेस्ला कंपनी का मिशन स्टेटमेंट क्या है हमारा, टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। विजन में स्टेटमेंट में पहले आपको स्टार्टिंग में डायग्राम बना दो, वो याद कर लीजिए। और विजन स्टेटमेंट आज से हम आगे जाके क्या करने वाले हैं, टू क्रिएट द मोस्ट कंपेलिंग कार कंपनी ऑफ द 21st सेंचुरी बाय ड्राइविंग द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। उनको सबसे बढ़िया कंपनी कार बनानी है 21st सेंचुरी तक। आपने टेस्ला में अभी अगर आप है ना देखते होंगे वीडियोस वगैरह, तो उसमें ड्राइवर नहीं रहते तो भी कार चल रही है, मतलब विदाउट ड्राइवर कार भी अभी टेस्ला ने लॉन्च कर ली है, काफ़ी साल पहले लॉन्च कर दिया आई थिंक। वो काफ़ी मतलब अच्छी चल भी रही है अभी फ़िलहाल तो, मतलब है ना, उनका सेल भी अच्छा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है। और टेस्ला कंपनी के जो ओनर हैं, जो हमारे मतलब टेस्ला कंपनी के मालिक जो है एलन मास्क, वो अभी थोड़े दिन पहले हमारे वर्ल्ड के है ना रिचेस्ट पर्सन भी बने थे। उनके बाद है ना थोड़े दिन ही बने थे, मतलब थोड़े टाइम पीरियड के लिए बने थे, उसके बाद चेंज हो गए थे, बट थोड़े टाइम पीरियड के वो बने थे। जेफ बेजोस सेकंड नंबर पे आ गए थे उस वक्त पे। उसके बाद में जेफ बेजोस आई थिंक थर्ड नंबर पे चले गए थे, इलन मस्क सेकंड पे आ गए थे, फर्स्ट नंबर पे दूसरे आ गए थे, बट वो तब फर्स्ट नंबर पे थे। तो टेस्ला कंपनी काफ़ी फेमस भी हो गई थी। और है ना टेस्ला कंपनी के जो एलन मस्क है उनका इन्वेस्टमेंट काफ़ी बिटकॉइन में भी है। तो आप लोग जानते हो बिटकॉइन वगैरह। बिटकॉइन अभी अप्रैल में काफ़ी अच्छा था, अप्रैल में मतलब काफ़ी ऊपर गया था, बाद में उसके बाद में नीचे आया था। और अभी रिसेंटली परसों या नरसों के बाद 3-4 दिन पहले, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस दिन भी अपलोड हो जाए उससे 3-4 दिन पहले वो बिटकॉइन ने वापस से अपना मतलब है ना ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया था। बिटकॉइन वापस से बढ़ना स्टार्ट हो गया था। अप्रैल में वो हाईएस्ट था, अप्रैल या मार्च में शायद से हाईएस्ट था बिटकॉइन। मतलब ये नॉर्मल है ना आपके नॉलेज के लिए था। ये टेस्ला कंपनी एग्जाम में नहीं आने वाला, बिटकॉइन भी एग्जाम में नहीं आने वाला, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही आने वाला है, ठीक है ना। ये आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हो तो आपको है ना चलो ठीक है अब एग्जाम को है आज 3-4 महीने, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। और एग्जाम अगर आपकी भैया कल है, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो आप फास्ट फॉरवर्ड स्पीड पे भी देख सकते हो, आप ये मेरा रिवीजन वीडियो जो आएगा वो रिवीजन वीडियो भी देख सकते हो। या फिर आप जो हाईलाइटेड वर्ड है पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वो टेलीग्राम चैनल पे आप जाके पीडीएफ भी देख सकते हो। आपके पास ऑलरेडी दूसरे बुक में हाईलाइट है, वो दूसरे बुक से देख लो। ये मैं सिर्फ ऐसे नॉलेज पर्पज़ के लिए बताता हूँ, क्योंकि आपको आगे जाके आगे जाके मतलब जब आर्टिकलशिप में जाओगे या पे आगे जाके अगर आप सीए करते हो कुछ भी होता है,
आपका फाइनेंशियली आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ये चीज़ें। मिशन देखते हैं हमारा। मिशन मतलब क्या होता है, ठीक है। मिशन इज एन आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। ये हमारा मिशन हो गया, ठीक है। अब मिशन हमारा क्या होता है ये हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया, मैं वापस से वो नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आपको देखना है तो आप है ना उसको है ना सब जूम करके देख लेना। आपके पास अगर पीडीएफ होंगी तो आपने जूम करके देख लेना, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे फोटोज अपलोड हो जाते हैं, क्योंकि आईसीएम मॉड्यूल में उतनी फोटो अपलोड करने की जगह नहीं है। और उसको कट करके नीचे का अगर करेंगे हम जगह बीच में अगर डाल देंगे तो अच्छा भी नहीं दिख रहा था, इसलिए फिर मैंने वैसे ही डाल दिया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन। अब ऑर्गेनाइजेशन का विजन तो हमको पता है, सब चीज़ होता है। मिशन क्यों होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्यों होना चाहिए है टू इंश्योर अनएबिलिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारा पर्पस फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसा क्या है, वो सब चीज़ देखने के लिए। टू डेवलप अ बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर अलोकेटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। अब हमारा कौन सा रिसोर्सेज हमको कहाँ कब किस टाइम पे कैसे देना है, उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ बेसिस तो भी होना चाहिए ना। अब वो बेसिस के लिए हमारा मिशन स्टेटमेंट हमको काफ़ी हेल्प करता है। वो हो गया हमारा टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स को अच्छे से यूज़ करने के लिए टू इस्टेब्लिश अ जनरल टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी इन्वायरमेंट होगा उसको एक जनरल टोन प्रोवाइड करना, क्योंकि नहीं भैया हमारा इन्वायरमेंट इस तरह से अच्छे से चलना चाहिए, हमारे एम्प्लॉय वगैरह है या फिर जो भी हमारा लोग है उनका अच्छे से काम होना चाहिए। अब आपने ऊपर देखा होगा टेस्ला का एग्जाम्पल, उसमें मिशन स्टेटमेंट भी दिया है और विजन स्टेटमेंट भी दिया है। To serve as a focal point for those who can identify with the organization purpose and direction, to facilitate the transition of objective and goal into work structure, to specify organizational purpose and translation of this purpose into goals in such a way that the cost, time, performance parameters can be assessed and controlled, कि नहीं भाई हमारे जो भी हमारे है ना कॉस्ट भी हमारी कम लगे, टाइम भी कम लगे और बाकी भी चीज़ें हमारे वो अच्छे इफेक्टिवली रन हो। इसलिए हम हमारे मिशन स्टेटमेंट बनते हैं वो भी इफेक्टिवली रन हो, इन द सेंस इफेक्टिवली इस तरह से रन हो कि हमारा जो भी कंपनी का विजन है, जो भी आज से हमारा 10-15 साल मतलब को जो भी करना है वो हम कर सके, ठीक है ना। अ कंपनी मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन प्रेजेंट बिजनेस स्कोप, who we are and what we do। प्रेजेंट बिजनेस स्कोप पे ध्यान रखता है। मिशन स्टेटमेंट ब्रॉडली डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, कस्टमर फोकस, एक्टिविटी एंड बिजनेस मेकअप, वही चीज़ गिवन है, ठीक है। और फॉलोइंग पॉइंट्स आर यूजफुल वाइल राइटिंग अ मिशन ऑफ कंपनी। ये नीचे जो पॉइंट्स गिवन है वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगे जब आप कंपनी का मिशन स्टेटमेंट लिखोगे। क्या क्या पॉइंट है देखते हैं। One role of the mission statement is give a organization to own स्पेशल आइडेंटिटी। मतलब क्या, मतलब भैया अब आपकी कंपनी का कुछ आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए आपका मिशन स्टेटमेंट हेल्प करेगा कि नहीं भैया अब हमारी कंपनी में अगर जैसे टेस्ला का मैंने एग्जांपल लिया, तो टेस्ला का मिशन स्टेटमेंट बताता है कि नहीं यार टेस्ला के अलग से कुछ तो भी आइडेंटिटी बनाने में वो हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब कंपनी बिजनेस इज डिफाइंड बाय व्हाट needs it is trying to satisfy, which customer group it is targeting, and the technologies and the competencies it uses and the activities it performs। नहीं बट टेक्नोलॉजी और कॉम्पिटेंसीज के कैसे क्या परफॉर्म करना वो हमारे डिफाइन करने में हेल्प करता है। अब हमने टेस्ला का ही एग्जांपल देखा था कि टेस्ला में हमारा क्या था कि टेस्ला देखता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बना है, वो ऐसा थोड़ी चलता है कि नहीं है ना, हम है ना फॉर एग्जांपल ऐसे नॉर्मल फ्यूल बेस मतलब जो भी फ्यूल्स पे चलते हैं वो है ना व्हीकल्स बना है, वो क्या सोचते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक वाले व्हीकल बना है, तो इसलिए वो चीज़ बोल रहा है वहाँ पे। गुड मिशन स्टेटमेंट आर यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे आर डेवलप। मतलब अब है ना मिशन स्टेटमेंट है, अगर आप अच्छा मिशन स्टेटमेंट चाहते हो तो आप किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करोगे। अगर एक आधी कंपनी है वो कंपनी का आपको मिशन स्टेटमेंट अच्छा लगता है तो उसका कॉपी पेस्ट आप नहीं करोगे, आप अपना खुद का ओन क्रिएट करोगे, तो उसको ही है ना गुड मिशन स्टेटमेंट आर यूनिक बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे अब आपको मिशन का एग्जाम्पल दिया है आईसीआई, तो देख लेते हैं आईसीआई। आईसीआई विल लेवरेज टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पार्टनर विथ स्टेक होल्डर टू impact world-class education, training, and professional development opportunities to create a global professional, develop an independent and transparent regulation mechanism that keep pace with the changing times, ensure adherence to highest
ethical standard, conducting cutting-edge research and development in the area of accounting, assurance, taxation, finance, and business advisory services, establish ICI member and form as Indian मल्टीनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। ऐसा इनका आईसीआई का मिशन है ना। अब रिलायंस इंडस्ट्री का गिवन है, टाटा पावर्स का गिवन है, टाटा मोटर्स का गिवन है, इन्फोसिस का गिवन है, नेस्ले का गिवन है, HCL का गिवन है। इतनों के आपको मिशन स्टेटमेंट ऐसे ही गिवन है। बाकी यही चीज़ें आपको नॉर्मली यहाँ पे दी होनी है, व्हाट इज़ आवर मिशन एंड व्हाट बिजनेस आर वी इन, उसके बारे में गिवन है कि मिशन स्टेटमेंट कैसा कैसा क्या क्या है। ये चीज़ आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। ये व्हाट बिजनेस आर वी इन, तो यहाँ पे अलग अलग आपको एग्जांपल दिए, इंडियन ऑयल, इंडियन रेलवे और रेवलॉन, ये कंपनीज का अलग अलग दिया आपको। मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर और प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर। तो मार्केटिंग ओरिएंटेड से क्या पर्पज़ है और प्रोडक्शन ओरिएंटेड से क्या पर्पज़ है, वो तीनों आपको दिए हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब मिशन में भी आपने इतनी सारी चीज़ें छोड़ा दी, एग्जाम में आ गए तो नहीं आती वो एक चीज़ एग्जाम में। आप देखो पास्ट ईयर पेपर उठा के देख लो, आप ये चीज़ उठा, मैं लाऊंगा आपका पहले पास्ट ईयर पेपर का जब सीरीज़ लाऊंगा ना आपके लिए, अभी मतलब बेसिकली अभी ये रिकॉर्ड करूँगा, ये पूरे वीडियोस जब रिकॉर्ड हो जाएंगे उसके बाद मेरी इच्छा है कि आपके लिए रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड करूँ, उसके बाद आपके MCQ बुकलेट, उसके बाद लाता हूँ आपके लिए सीरीज़ को। उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आप जब क्वेश्चंस देखोगे ना आपको पता चल जाएगा कि यार कौन से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कितने रिपीट्स होते हैं। काफ़ी टाइम मतलब आप देखोगे ना रिपीटेशन ऑफ एग्जाम क्वेश्चन इन द एग्जाम, तो आप बोलेंगे ये गिने चुने क्वेश्चंस हैं। इतने क्वेश्चंस करके चले कि आपका पेपर आप देखोगे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का 35 मार्क्स का पेपर आता है आपका, मतलब 35 इन द सेंस आपका मतलब 15 मार्क्स के ऑब्जेक्ट वो आते हैं MCQ, तो 35 पकड़ते हैं। और वाला क्वेश्चन मतलब और में एक क्वेश्चन आता है आपका 10 मार्क्स का, तो वो आप छोड़ के मतलब ऐसे 35 मार्क्स का, तो आप 35 मार्क्स में से आप देख लोगे कि 25 30 मार्क्स का पेपर सेम ही रहता है। 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो नहीं आते कभी कभार। तो वही आपको चीज़ है कि 5 से 10 मार्क्स के लिए आपको देखना पड़ेगा, बाकी चीज़ मेरे वो क्वेश्चन सीरीज से ही आपको पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन सीरीज आएंगे थोड़े टाइम बाद आएंगी, बस ये वीडियोस पूरे अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद मेरे MCQ बुकलेट है, MCQ बुकलेट करा दूंगा, उसके बाद में देखते हूँ। और फिर देखते हैं EIS, अगर EIS पॉसिबल होता है तो मैं EIS भी करा दूंगा, डोंट वरी। और ऑडिट में सोच रहा हूँ कि ऑडिट में मेरे को है तो ऑडिट में देखता हूँ, अगर ऑडिट होता है मैं ऑडिट भी करा दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, चैप्टर पर फोकस करते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। और कंपनी हमारे देखते हैं हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हमने काफ़ी देख लिया अभी तक। ऑब्जेक्टिव ऑफ द organization's performance target, the result and outcome it wants to achieve, they function as yardstick फॉर ट्रैकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड प्रोग्राम। तो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो हम फुलफिल करते हैं धीरे धीरे कि नहीं भैया, हम हमारे गोल्स बनाते छोटे छोटे, उनको फुलफिल करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव्स के टारगेट बना के उनको फुलफिल करते हैं। ठीक है, देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टू बी मीनिंगफुल टू सर्व अ इंटेंडेड रोल मस्ट पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं उनमें फॉलो जो भी हमारे नीचे गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होनी चाहिए, ऐसा बोल रहा है वो। अब देखते हैं कौन से कैरेक्टरिस्टिक वो बोल रहे हैं, देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट्स इन्वायरमेंट। मतलब हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव होगा भैया उसने बताना चाहिए हमारे इन्वायरमेंट जो है। अब फॉर एग्जांपल हमारे इन्वायरमेंट अलग चाह रहा है। अब हमारे इन्वायरमेंट चल रहा है कोविड का एग्जांपल सबसे बढ़िया शूट हो रहा है अभी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। तो कोविड चल रहा है इन्वायरमेंट में और हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम सेल जो है वो ऐसे नॉर्मली करेंगे, दुकान पे जाके मतलब हम ज़्यादा टाइम दुकान 1 घंटा ज़्यादा ओपन रखेंगे। तो ये पॉसिबल नहीं, हमारे स्टोर 1 घंटा ज़्यादा ओपन होंगे जितने भी स्टोर है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। हमारा क्या, अगर उसी की जगह अगर ऐसा होगा कि नहीं यार हम लोग ऑनलाइन जाएंगे तो वो हमारे इन्वायरमेंट को सूट कर रहा है, वही वहाँ पे बोल रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट्स इन्वायरमेंट की इन्वायरमेंट जैसा चाहता है वैसा हमारा ऑर्गेनाइजेशन का रहना चाहिए और उन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। दे शुड फैसिलिटेट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस। उनका ऐसा होना चाहिए कि नहीं हमारा मिशन और पर्पस हमारा अचीव हो जाए। मिशन जैसा हमारा अचीव होगा तो मिशन धीरे धीरे मिशन कर करके हमारा विजन जो है कंपनी का वो विजन भी हमारा अचीव हो जाएगा। दे शुड प्रोवाइड द बेसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। वो हमारा बेसिस होना चाहिए हमारा डिसीजन मेकिंग के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव बेसिस होने चाहिए। दे शुड प्रोवाइड द स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। वो स्टैंडर्ड रहने चाहिए परफॉर्मेंस अप्रेजल के। दे शुड कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक होने चाहिए। दे शुड बी रिलेटेड टू टाइम फ्रेम। दे शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। दे शुड बी चैलेंजिंग। ठीक है ना। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड को रिलेट विथ ईच अदर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव शुड सेट विद इन द कंस्ट्रेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट।
वही वहाँ पे गिवन है कि नहीं भाई आपके ऑब्जेक्टिव्स कैसे 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 होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स अच्छे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, वही सब चीज़ें वहाँ पे गिवन है। अब देखते हैं हम द नीड फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आता है। हमारा ऑब्जेक्टिव दो प्रकार के होते हैं कि नहीं भाई हमारा एक तो होता है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव मतलब कि नहीं भाई हम थोड़े ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट टर्म मतलब कम टाइम पीरियड के, कम ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए। अब इससे ज़्यादा क्या बता दूँ इसमें। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं हम। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ है हमारी मेन है, ठीक है। तो अचीव लॉन्ग टर्म, एक मिनट जस्ट ना, ये ले लेता हूँ मैं। टू अचीव अ लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी स्ट्रेटेजी प्लानर कॉमनली इस्टेब्लिश अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इन सेवरल एरिया। मतलब हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अगर चाहते हैं, कौन से एरियाज़ में हम, है ना, वो बना सकते हैं हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट की केस में। सेकंड प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, क्या हमारे कॉम्पिटिटर के केस में हमारी पोजीशन आगे रहे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रह सकता है लॉन्ग टर्म में। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रह सकता है लॉन्ग टर्म में। इम्प्लॉय डेवलपमेंट, हमारा इम्प्लॉय का डेवलपमेंट होना चाहिए। इम्प्लॉय रिलेशनशिप, हमारे लॉन्ग टर्म में हमारे इम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए कि नहीं भाई हमारे इम्प्लॉय और हमारी रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी लीडरशिप, या हमारी टेक्नोलॉजी में लीडरशिप होनी चाहिए, हम टेक्नोलॉजी में अच्छे होने चाहिए। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जैसे हम सीए बनने के बाद रहता है कि सीए साहब रहते हैं हमारे, सीए साहब भाई कुछ डोनेट वगैरह करेंगे, सीए साहब हमारी, है ना, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करेंगे। तो वैसे कंपनीज के भी काफ़ी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, सीएसआर वगैरह करते हैं, सीएसआर के ऊपर भी काफ़ी वो, है ना, डोनेशंस वगैरह करते हैं। तो वही है कि पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारा कि नहीं यार हम सबसे ज़्यादा, अब जैसे टाटा वगैरह है, टाटा कंपनी है, वो काफ़ी, है ना, पब्लिक, मतलब वो काफ़ी, है ना, ये करते हैं डोनेशंस वगैरह, काफ़ी वो मतलब, है ना, चैरिटी के काम करते हैं, ऐसा मतलब न्यूज़ वगैरह में काफ़ी आता है। तो वही है कि आपका पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, ठीक है ना, यही चीज़ यहाँ पे गिवन है। और ये आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव का गिवन है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव का इतना कोई मेन है भी नहीं, और ये एग्जाम में आना भी नहीं है, मोस्टली नहीं आना। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको ये चीज़ लिखते आना चाहिए कि नहीं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए गिवन वाले, ये बता देता हूँ मैं, एक मिनट ना। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव कैन बी आइडेंटिकल टू लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग एज द टारगेटेड लॉन्ग टर्म लेवल। कि हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हमारे लॉन्ग टर्म जो भी हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए होंगे, तो हमारे शॉर्ट वो फुलफिल करने के लिए हम छोटे छोटे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बनेंगे, उनको बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। अगर एग्जाम में आता है आपको इतनी चीज़ें याद नहीं चाहिए, बाकी आप लिख लोगे। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। ये मैं पूरा आपको इस डायग्राम से बता दूंगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या। अब कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं 3 लेवल पे बनाते हैं। सबसे पहले मतलब 3 चीज़ों पे बनाते हैं हम। नंबर 1 फॉर्मुलेशन, नंबर 2 इम्प्लीमेंटेशन एंड नंबर 3 इवैल्यूएशन। यहाँ पे गिवन है फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। अब सबसे पहले स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हो, उसके बाद में वो स्ट्रैटेजी को आप इंप्लीमेंट करते हो, स्ट्रैटेजी को आप लगा देते हो कि नहीं भाई ये ऐसे ऐसे हम करेंगे अभी, और बाद में वो स्ट्रैटेजी को आप टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करते हो कि नहीं भाई क्या सही है, क्या गलत है, क्या ये ऐसा है। और फॉर एग्जांपल मैंने सोच लिया, हमारी कंपनी ने ऐसा सोच लिया कि हम एक आधी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो क्या हमने ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर लिया, और वो कंपनी में लगभग में हमारा, वो कंपनी को हमने हमारी सब्सिडरी कंपनी बना दी, हमने उसमें लगभग में 55% इन्वेस्टमेंट करते, 51 के ऊपर वो सब्सिडरी बन जाती। तो हमने स्ट्रैटेजी पहले बनाई, हम ऐसा ऐसा करेंगे तो हमारा ऐसा होगा, हमने इंप्लीमेंट भी कर लिया, हमने ले लिया, बाद में हम इवैल्यूएट करते हैं क्या हमें फ़ायदा हो रहा है ये कंपनी लेके। 1 साल बाद हमने सोचा था कि यार हमें, है ना, फॉर एग्जाम्पल नहीं बट 200-250 करोड़ का 200 करोड़ का फ़ायदा होगा, बट क्या हमें सच में उतना फ़ायदा हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या क्या रीज़न थे कि नहीं भैया कोविड आ गया, तो कोविड आ गया नहीं हुआ फ़ायदा, नोटबंदी आ गई नहीं हुआ फ़ायदा, जीएसटी आ गया नहीं हुआ फ़ायदा। तो ऐसे क्या रीजंस थे। अब आगे जाके ये रीजंस को ओवरकम कैसे करना, तो वो आ गया आपके इवैल्यूएशन में। सबसे पहले फॉर्मुलेशन, सेकंड इंप्लीमेंटेशन, थर्ड आता है आपका इवैल्यूएशन। अब फॉर्मुलेशन में कैसे क्या आता है, सबसे पहले डेवलप विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि हम यहाँ पे जाना चाहते हैं, मिशन आपका क्लियर होना चाहिए कि व्हाट वी आर एंड वेयर वगैरह, और ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियर होने चाहिए कि हम ऐसे धीरे धीरे जाएंगे। बाद में आपका करना पड़ता है आपको इन्वायरमेंटल एनालिसिस, आपको इन्वायरमेंट का एनालिसिस करना पड़ता है। आपको एक्सटर्नल जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसको देख के हमारा कोई भी डिसीजन लेता है वो लेना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का भी हमें देखना पड़ता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल में भी क्या क्या चीज़ें सब दिखते हैं। उसके बाद में जनरेट
एनालाइज एंड सिलेक्ट स्ट्रैटेजी, हमें स्ट्रैटेजी को जनरेट करना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है पूरा, कि देखना पड़ता है फ़ायदा होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। वो सब चीज़ हम एनालाइज करते हैं और उसके बाद में हम स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करते हैं कि नहीं यार हमारे लिए हाँ चलो ठीक है ये स्ट्रैटेजी ठीक है, कि ये स्ट्रैटेजी अगर हम अडॉप्ट करते हैं हमको फ़ायदा होगा। उसके बाद में हम उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में वो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं और बाद में उसको इवैल्यूएशन करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। उसमें इवैल्यूएट करने के बाद अगर हमको ऐसा लगता है कि यार ये कुछ कमी छूट गई है, तो हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, तो उसको है ना कंट्रोल करते हैं। वही है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। और ये किसने किया है? हमारा फ्रेड डेविड। फ्रेड डेविड नाम याद रखना क्योंकि एग्जाम में मे बी एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, फ्रेड डेविड, फ्रेड डेविड, ठीक है ना। अब डेविड वार्नर नाम से हमारे एक क्रिकेटर है। अब उस तरह से भी आ सकते हो तो कि यार डेविड वार्नर जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हो रहा था तो वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि यार क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बॉलिंग करेंगे और यहाँ पे है ना विराट ये अपने धोनी वगैरह बैटिंग कर रहे हैं, तो वो जाएंगे और उनको फिर स्ट्रैटेजी काम नहीं करी तो इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। तो आपको ये अब स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट मॉडल से बच गया। आपको वो एक स्टोरी याद रहेगी कि यार डेविड वार्नर हालांकि बैटिंग करते हैं बट बॉलिंग समझ लो, तो कैप्टन है समझ लो, वो तो कैप्टन है, वो सोच रहे हैं कि यार है ना हमारा हो जाना चाहिए, लेकिन धोनी तो 6 पे 6 मार रहे हैं, हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर मार रहे हैं तो नहीं होगा। उस तरह से आपको याद रखना है फ्रेड आर डेविड, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पूरा उसमें गिवन है। अब स्टेजेस इन स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, हमारे स्ट्रेटजी मैनेजमेंट में स्टेजेस कौन से होती है? तो सबसे पहले हमारा स्ट्रेटजी मैनेजमेंट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेजेस। सबसे पहले डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सेकेंड हम देखते हैं इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। थर्ड है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। फोर्थ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी और फिफ्थ है स्ट्रेटेजिक इवोल्यूशन एंड कंट्रोल। और फर्स्ट देखते हैं स्ट्रेटेजिक विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या? मतलब भी आप कोई भी स्ट्रेटेजिक जब बनाते हो तो उसको पहले आपको उसका विजन बनाना चाहिए आपको कि नहीं भाई आप आज से 5-10 साल बाद या आगे जाके आपकी कंपनी को आप कहाँ देखते हो, आपने वो आपके मिशन बनाना चाहिए, ठीक है ना। और आपके उसका ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए कि हम ऐसे 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 थोड़े पार्ट्स में ऐसे ऐसे जाने वाले। वही चीज़ आपको गिवन है, यही चीज़ हमने पूरे चैप्टर में काफ़ी बार पढ़ चुकी है। तो आई डोंट थिंक सो आपको नहीं समझा होगा। अगर नहीं भी समझा होगा आप वापस जाके देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझा होगा कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आपको ये चीज़ बाद में समझा दो अगर आपको नहीं समझा तो, ठीक है ना। यहाँ पे वही गिवन है मिशन है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट मतलब स्ट्रैटेजी हमारा इरादा, हमने आगे इसके पहले पूरा हम वो चीज़ पढ़ के आए हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपको सिर्फ मेन जो हेडिंग है वो चीज़ याद रखनी है, बाकी अंदर का कंटेंट आपको पता है, विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो आप लिख लोगे अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो। अगर आपकी इंग्लिश में भी इशू है थोड़े बहुत, आप कोशिश करिए कि आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके ताकि आप एग्जामिनेशन में ताकि उतने मेन पॉइंट्स तो भी लिख सके, या अदरवाइज आप इतने जो मैं हाईलाइटेड वर्ड्स है उतने हाईलाइटेड वर्ड्स आपको याद करके जाना है ताकि आप एग्जामिनेशन में वो हाईलाइटेड वर्ड्स लिखे और उसको अंडरलाइन करें। क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको क्या है कि एग्जामिनर को कंटेंट देना है कि जो कंटेंट परफेक्ट हो, ठीक है ना। तो इससे आप जब वो हाईलाइटेड वर्ड्स को अंडरलाइन करके आऊँगे तो इंग्लिश ठीक है चल जाएगा, कोई इंग्लिश इतनी ठीक भी नहीं है तो भी आपका चल जाएगा फिर। क्योंकि ऑब्वियसली आपका पूरा जो भी आप आंसर लिखोगे पूरा पेपर चेक होना है नहीं, उसमें ऑब्वियसली है ना सैम्पलिंग होने वाली है। अगर आपने ऑडिट में पढ़ा होगा तो आपको याद भी रहेगा, सैम्पलिंग होने वाली है उसमें। वो जो पूरा पेपर ऑब्वियसली किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि A to Z पूरा पेपर पढ़े, तो वो आपका जो भी मेन कंटेंट अगर जो भी आपने अंडरलाइन किया उतना उनको पता रहता है कि नहीं यार उतना अगर उन्होंने पढ़ लिया ढंग से, उतना अगर उन्होंने देख लिया आपका, और उतना अगर आपका इंप्रेशन गिर जाता है आपके अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि हाईलाइटेड वर्ड्स को ध्यान से देख के जाना। फर्स्ट चीज़ हमने देख ली मिशन, विजन और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो। सेकंड देख रहे हैं हम इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, कि हमको इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करना है। इन्वायरमेंट मतलब कि हमारा बाहर से इन्वायरमेंट कैसा है, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारा अंदर से ऑर्गेनाइजेशन का सभी कैसा है। अब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 अगर देखा होगा, चैप्टर नंबर 2 में मेरा मतलब वीडियो आ जाएगा, मेरा वीडियो आने का, वैसे आपने चैप्टर नंबर देखा तो उसमें स्वॉट एनालिसिस है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। क्या है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट? तो स्ट्रेंथ
और वीकनेस आर इंटरनल फैक्टर्स, मतलब हमारी कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स रहते हैं और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स रहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करते हैं। इन्वायरमेंट मतलब हमारा अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या क्या है हमारे लिए, वो हम जब देखते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारे है ना जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है वो हम लोग देखते हैं। वहाँ पे नीचे भी वही गिवन है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट आप लोग देखते हैं। वहाँ पे नीचे भी गिवन इज ऑलरेडी इलैबोरेटेड इन चैप्टर नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट हम फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी। अब हमने सबसे पहले विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव देख लिया। सेकेंड चीज़ हमने किया कि यार हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और खुद का ऑर्गेनाइजेशन में भी देख लिया कि हम ये ऐसा ऐसा करेंगे। उसके बाद हमें स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करनी है जो हमारे विजन को, मिशन को, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करे और जो हमारे इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज सबको देख कर हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी है। वही चीज़ की वन है यहाँ पे। और कंपनी में भी confronted with several alternatives as a should the company continue in the same business carrying on the same volume of activities, मतलब हमें क्या सेम बिजनेस में आगे जाके करना चाहिए या कुछ अलग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब चीज़ें हैं। हम जब स्ट्रेटजी बनाते हैं फॉर्मुलेट तो हम ये चीज़ें पूछते हैं खुद को कि यार हमें यही चीज़ करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। हम अब फॉर एग्जांपल एक आधी कंपनी है, वो खुद के वो बिजनेस में वो टॉप पे है, उसके ऊपर वो और जा ही नहीं सकती, तो वो सबसे टॉप पे है। वो क्या सोचेंगी, क्या हमें यही बिजनेस कन्वर्ट करना है या दूसरा कोई बिजनेस करे, और या तो फिर ये बिजनेस में अब ग्रोथ का मतलब चांसेस बहुत कम है तो हमें दूसरा बिजनेस करना चाहिए, ये बिजनेस करना है। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं वो देखते हैं हम लोग। इफ़ इट शुड कंटिन्यू इन द सेम बिजनेस, शुड इट grow by expanding the existing unit or by establishing a new unit or by acquiring the other unit in the industry, वो ठीक है। if it should it diversify into related area or unrelated area, डाइवर्सिफाई मतलब कि यार हमें अब हमारे ने दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो दूसरे ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना कि यार जो कंपनी हमारी खुद की है अभी तो वो रिलेटेड डाइवर्सिफाई हो गया। अनरिलेटेड एरिया मतलब कि यार जो कंपनी हमारी जान पहचान की भी नहीं, मतलब जो एक हाथ से समझ लो कपड़े बना रही कंपनी, उसने है ना टेक्नोलॉजी कोई कंपनी मतलब टेलीकॉम का सेक्टर है तो टेलीकॉम सेक्टर में ही पूरा बिजनेस ले लिया तो वो अनरिलेटेड एरिया हो गया हमारा डायरेक्ट से। और शुड इट गेट आउट ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस फुल्ली और पार्शियली, तो उन्होंने फुल्ली मतलब जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उससे बाहर निकलना चाहिए, पूरी तरीके से बाहर निकलना चाहिए। अब है ना मतलब थोड़ा रहना चाहिए, थोड़ा बाहर निकलना चाहिए क्योंकि लॉसेस चल रहे हैं। तो वो सभी जो रहते हैं, आप जब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हो आपको ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं इम्प्लीमेंटिंग अ स्ट्रैटेजी। और आपने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर ली, यार मैंने को ये चीज़ें ऐसे ऐसे करना है, ये ऐसा है वो वैसा है, आपको वो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। हमने सबसे पहले देखा कि नहीं हमारा विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया। सेकंड नंबर विजन, मिशन और बिजनेस ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया। सेकंड नंबर पे हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वो भी देख लिया। थर्ड नंबर पे हमने स्ट्रैटेजी को बना लिया। फोर्थ नंबर पे हम स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ आपको रिलेटेडली याद हो जाएंगी, आप ऐसे रिलेट भी कर पाओगे, इसको याद भी हो जाएगा। याद नहीं भी हो तो आपको मतलब आप एक बार पढ़ोगे तो आपको ध्यान भी आ जाएगा। In most situations, strategy execution process includes the following principal aspects. First, developing budget that steer ample resources into those activities critical to strategic success. आप बजट डेवलप करते हो, आप जब इम्प्लीमेंट करते हो तो आप देखते हो कि नहीं यार हमको इसको इतने रिसोर्स देने, उसको इतने रिसोर्स देने, ऐसा सब चीज़ आप करते हो जब स्ट्रैटेजी को आप बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो। वही यहाँ पे गिवन है। स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन विद द नीडेड स्किल एंड एक्सपर्टाइज। अब आपको इसके लिए कौन सा स्टाफ चाहिए, कैसा क्या चाहिए, वो सब चीज़ आप देख लो। कॉम्पिटेंसी एंड द कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन द वर्क इफर्ट, ensuring that the policies and the operating procedure facilitate rather than the impede effective execution, using the best knowledge practices, installing information and operating system, motivating people to pursue the target objective energetically, कि उनको है ना मोटिवेट करना कि आप ये टारगेट अचीव कर लीजिए। आप वो अब देखा होगा आपने, वो आते हैं सामने कंपनी के एम्प्लॉयज़ वगैरह, कंपनी के जो है ना टॉप मैनेजमेंट के लोग वगैरह होते हैं, वो आते हैं एम्प्लॉयज़ के सामने, आप ऐसा कीजिए, आपको एम्प्लॉयमेंट, आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे एक आधे एम्प्लॉय को बोलते हैं, मक्खन लगाते हैं, ताकि वो एम्प्लॉय मक्खन लगा के क्या होता है, वो एम्प्लॉय खुश हो जाता है, हाँ भैया मेरे को बोलो। वो अगले दिन सुबह है ना 10 बजे का टाइम रहता है, वो 5:30 बजे, वो है ना 7:30 8 बजे पहुँच जाता है, मतलब इतने भी रहते हैं बंदे। तो वो एकदम ऐसे इस वजह से वो मोटिवेटिंग वगैरह करते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं हम क्रिएटिंग अ कंपनी कल्चर। कंपनी का कल्चर क्रिएट करने में हेल्प करता है। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इनकाउंटर्स स्टम्बलिंग ब्लॉक्स और वीकनेसेस, मैनेजमेंट हैज़ टू सी दैट दे आर एड्रेस द एंड रेक्टिफाई क्विकली। ठीक है, अगर वहाँ पे मैनेजमेंट को कई जगह है लगता है कि नहीं यार कुछ चेंजेस करना चाहिए, तो मैनेजमेंट ने देखना चाहिए और वो चीज़ को तुरंत चेंजेस कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप है ना ऐसा सोच रहे हो कि नहीं यार मैं ऐसा रिजिड मतलब एकदम ऐसा मैंने जो सोच लिया वैसा ही करूँगा, तो ऐसा नहीं पॉसिबल होता। क्योंकि समटाइम्स सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं रहती है। समटाइम्स हम सोचते हैं कि नहीं यार ऐसे ऐसे चीज़ होनी चाहिए, बट वो वैसा नहीं होता, कुछ तो भी डिफरेंट हो जाता है जो हमने सोचा भी नहीं होता। तो उस वक्त पे हमारे को है ना जो सही चीज़ रहते वो लेना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल कोविड वगैरह आ गए थे, तो हमारे बिजनेस जो नॉर्मली चल रहे थे, तो हमें तुरंत तब डिसीजन लेना था कि यार हमें ऑनलाइन में आ जाना चाहिए, तो हमें ऑनलाइन में आ गए। तो वही कि आपको तब अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन इनकाउंटर स्टैम्बलिंग ब्लॉक और वीकनेसेस, मैनेजमेंट हैज़ टू सी डैट दे आर एड्रेस्ड एंड रेक्टिफाई क्विकली। मतलब उनको तब वो देखना चाहिए और उस चीज़ को तुरंत से रेक्टिफाई करना चाहिए कि आपके स्ट्रैटेजी में आप ये चेंज ले आओ तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। अब ऑनलाइन आ गया तो आपको फ़ायदा हो गया। नीचे 5th पॉइंट देखते हैं, स्टेज 5 स्ट्रैटेजिक इवोल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहला हमारा स्टेज 1 याद करने की कोशिश किया, आप भी याद थोड़ा बहुत याद कर दीजिए। स्टेज 1 हमने देखा था कि यार हमने विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव बनाया था। स्टेज 2 में हमारी खुद की है ना मतलब हमारे खुद के ऑर्गेनाइजेशनल और एक्सटर्नल चीज़ देखी थी। हमने स्टेज 3 में स्ट्रैटेजी बनाई थी, इम्प्लीमेंटिंग अ स्ट्रैटेजी। स्टेज 4 में इवेल्यूएट किया था हमने स्ट्रैटेजी को, और स्टेज 5 में हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट किया था। और स्टेज 4 में हमने क्या किया था? इम्प्लीमेंट किया था। और स्टेज 5 में हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रैटेजी को इवेल्यूट कर रहे हैं कि जो भी हमने किया है क्या वो सही है क्या वो गलत है। अगर वो गलत है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ गलत है, तो हमें उसमें चेंजेस लाके, जो भी हमें चेंजेस वो टाइम पे ज़रूरी है वो चेंजेस लाके हमें वो चीज़ को सुधारना चाहिए। द फाइनल स्टेज ऑफ स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस इवेल्यूएशन, द कंपनीज प्रोग्रेस, assessing the impact of new external development and making a corrective adjustment is the trigger point for deciding whether to continue or change the company vision, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी एंड और स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन मेथड। मतलब आपको जब इवेल्यूएट करते हो तो आपको देखना चाहिए कि यार अब इस मतलब एकदम से सिचुएशन पूरी तरह से अगर चेंज हो गई है, जो हमने पहले सोचा था उस जगह से अभी अगर पूरी तरह से सिचुएशन चेंज हो गया है, तो क्या हमें हमारा कंपनी का विजन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी वगैरह बदलनी पड़ेगी, या हम एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में थोड़े बहुत चेंजेस करके हम आगे चला सकते हैं। तो वही है वहाँ पे गिवन। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर पूरा कवर हो गया है। ये चैप्टर आप नीचे देख ले, समरी आ गई है। ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। ये चैप्टर अब आपको मे भी ऐसा लग सकता है कि नहीं यार है ना भैया आपने ये चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया या मेरे को ये चैप्टर नहीं समझा, ऐसा आपको मे भी लग सकता है। ऐसा मैं पक्का नहीं बोल रहा, आपको ऐसा लग सकता है। तो आपने टेंशन नहीं लेना इस चैप्टर का। देखो आपने MCQ वगैरह में डाल दूंगा, वो आपने देख लेना। आप क्वेश्चन वगैरह देख लेना, आपने क्वेश्चन वगैरह मेरे से पॉसिबल होता है मैं डाल दूंगा, नहीं होता पॉसिबल मैं मतलब थोड़े दिनों में अगर आ गए तो आपने देख लेना, अगर नहीं आता है तो आपने पूछ भी लेना, मैं डाल दूंगा, बता दूंगा आपको। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कर देना है ना, सब्सक्राइब करना, जितने भी दोस्त लोग होंगे उन लोगों से शेयर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और पढ़ते रहिए, ठीक है ना। रिवीजन वीडियो मेरे से जितने जल्दी अपलोड होते हैं उतने जल्दी मैं अपलोड करता हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।